हेलो स्टूडेंट्स। आज फिर हम हमारे कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान की ओर से चलाए गए ज्ञानदूत कार्यक्रम 2 के अंतर्गत ईएफएम विषय में वित्तीय प्रबंध पेपर के अंदर लाभांश नीति की अप्रासंगिकता प्रमेय के बारे में बात करेंगे। द इररिलेवेंस थ्योरी ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। जैसा कि अपन ने पहले बात की थी कि एक दो प्रकार तो हमने जब प्रासंगिकता प्रमेय के बारे में बात की तो उसमें हमने बताया कि कोई भी फर्म जब अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करती है या उनके फर्म के द्वारा कमाए गए प्रॉफिट का कुछ भाग अपने पास रखती है, यानी जो भी पे आउट रेशो होगा या रिटेंशन रेशो होगा उसके आधार पर अंशों के बाजार मूल्य में परिवर्तन होगा। यानी फर्म की जो भी डिविडेंड पॉलिसी होगी कहीं ना कहीं वो अंशों के बाजार मूल्य को क्या करेगी, प्रभावित करेगी। तो वहां पर हमने वॉल्टर और गॉर्डन फॉर्मूला के बारे में चर्चा की। वॉल्टर फॉर्मूला और गॉर्डन फॉर्मूला के बारे में चर्चा की और उससे हमने ये कैलकुलेट किया कि जैसे जैसे हम पे आउट रेशो में चेंज कर रहे हैं वैसे वैसे आपकी वैल्यू पर शेयर या मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर में भी परिवर्तन हो रहा है। लेकिन एक थ्योरी और है अप्रासंगिकता प्रमेय, इररिलेवेंस थ्योरी ऑफ द डिविडेंड पॉलिसी। इररिलेवेंस थ्योरी का मतलब यह है कि आपकी जो डिविडेंड पॉलिसी है, फर्म जो भी डिविडेंड पॉलिसी बनाती है उसका अंश के मूल्यों पर, अंश के बाजार मूल्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ लिखा है कि अच्छा, ये जो थ्योरी है अप्रासंगिक जो थ्योरी है वो मोदी गिलानी मिलर द्वारा दी गई है। तो मोदी गिलानी ए मिलर सिद्धांत लाभांश नीतियों का अंशों के मूल्य एवं संस्था के मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मोदी गिलानी एवं मिलर सिद्धांत के अनुसार लाभांश नीतियों का अंशों के मूल्य एवं संस्थाओं के मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए इस सिद्धांत को लाभांश की अप्रासंगिकता या असंगतता सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत यह बताया गया है कि आय का लाभांश एवं प्रतिधारित आय के रूप में विभाजन संस्था के मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं डालता। इस सिद्धांत को दो परिस्थितियों में समझा जा सकता है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आय का लाभांश व प्रतिधारित आय के रूप में विभाजन करना। जो भी लाभ आप कमा रहे हैं उस लाभ का आप एज ए डिविडेंड शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर दें या कंपनी में एज ए रिटेंशन या एज ए रिटर्न अर्निंग के रूप में रख लें, इसका कंपनी के बाजार मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसको हम दोनों परिस्थितियों में समझते हैं। कैसे, देखिए पहला लिखा है जब संस्था द्वारा समस्त लाभों का प्रतिधारित कर लिया जाए, यानी संस्था जो भी प्रॉफिट अर्न करे, संस्था द्वारा जो भी लाभ कमाया जाए उस पूरे लाभ को संस्था क्या करे, अपने पास रिटेन करके रख ले। उसमें से कोई भी पार्ट एज ए डिविडेंड शेयर होल्डर्स को नहीं दिया जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब किसी संस्था के प्रबंधकों द्वारा संस्था के समस्त लाभों पर लाभांश न चुकाकर समस्त लाभों को प्रतिधारित कर लिया जाए तो उस स्थिति में संस्था का भुगतान अनुपात यानी पे आउट रेशो, जो हम डिविडेंड पे करते हैं उसको हम पे आउट रेशो कहते हैं, वहां पर पे आउट रेशो क्या होगा, 0 होगा। बट जो रिटेंशन रेशो होगा, कंपनी ने अपने पास कितना रिटेन किया, वो 100% होगा। जब कंपनी द्वारा जो भी प्रॉफिट कमाया जाएगा या फर्म द्वारा जो भी लाभ कमाया जाएगा उस लाभ का पूरा के पूरा हिस्सा हम अपने पास एज ए रिटर्न अर्निंग रख लेते हैं। तो उस कंडीशन में पे आउट रेशो क्या होगा, 0, और रिटेंशन रेशो क्या होगा, 100%। उसको एक एग्जांपल से समझाया, जैसे एक्स लिमिटेड के पास 10 रुपए वाले 10,000 समता अंश है। वर्तमान वर्ष में संस्था का कुल लाभ 20,000 रुपए है। यदि संस्था द्वारा समस्त लाभ प्रतिधारित कर लिए जाते हैं तो कंपनी की जो नेटवर्थ होगी वो कितनी होगी, 1,00,000
प्लस 20,000 जो आपने प्रॉफिट कमाया कंपनी ने अपने पास रख लिया, तो प्रॉफिट हो गया 1,20,000। अब 1,20,000 है और कंपनी के पास शेयर कितने हैं 10,000, तो 1,20,000 अपन 10,000 करेंगे तो शेयर की वैल्यू 12 रुपए आएगी, यानी बाजार मूल्य 12 रुपए है। यानी जो आपने अमाउंट शेयर होल्डर्स को पे नहीं किया, कंपनी के पास ही रिटर्न करके रख लिया, तो जो कंपनी के पास आपने रिटर्न करके रखा है वो आपकी नेट वर्थ में ऐड हो जाएगा और उसको नंबर ऑफ शेयर में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर आएगी, जो कि यहाँ पर 12 रुपए आ रही है। अब दूसरा पॉइंट आता है, जब संस्था द्वारा समस्त लाभों का लाभांश चुका दिया जाए, यानी जो भी 20,000 रुपए आपने कमाया उसको एज ए डिविडेंड पे कर देते हैं, तो उस कंडीशन में मार्केट वैल्यू पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो उस पर हम चर्चा करते हैं। जब संस्था अपने समस्त लाभ अंशधारियों को नकद भुगतान कर देती है तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपकी प्रतिधारित आय शून्य हो जाएगी, रिटेन अर्निंग आपकी शून्य हो जाएगी। अर्थात इस स्थिति में संस्था का भुगतान अनुपात, पे आउट रेशियो जो होगा वो 100% हो जाएगा तथा प्रतिधारित अनुपात, रिटेंशन रेशियो शून्य हो जाएगा। उक्त उदाहरण के अनुसार संस्था द्वारा समस्त लाभ अंशधारियों को चुकाए जाने पर लाभ जो कि 20,000 रुपए है वो प्रति अंश 2 रुपए लाभांश की दर से अंशधारियों को मिलेगा। 2 रुपए कैसे आया, 20,000 अपन 10,000 किया तो 2 रुपए प्रति लाभ या डीपीएच लाभांश प्रति अंश दिया जाएगा। तो उस कंडीशन में सभी समता अंशों का मूल्य 10 रुपए पहले से ही विद्यमान है, 2 रुपए आपने लाभांश के रूप में और दे दिए, तो 10 + 2 अगर आप ऐड करते हैं तो भी आपका बाजार मूल्य जो होगा वो 12 रुपए होगा। तो दोनों ही कंडीशन में अगर आप पे आउट रेशियो पे करें या ना करें, रिटेंशन रेशियो मेंटेन करें या ना करें, उस कंडीशन में आपके बाजार मूल्य पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसा कि मोदी-गिलानी-मिलर थ्योरी ने अपनी अप्रासंगिक प्रमेय के थ्रू आपको यहाँ पर समझाया है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि लाभांश स्थिति में निर्धारित अनुपात, भुगतान अनुपात या प्रतिधारित अनुपात संस्था के मूल्य तथा अंशों के मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब जो इररिलेवेंस थ्योरी उसकी मान्यताएं क्या है, तो मान्यताएं की अगर हम बात करें तो पहली जो मान्यता है, एजम्पशन है, वो है संस्था एक आदर्श पूंजी बाजार में कार्य कर रही है। यानी आप ये हमेशा मान के चलो, जब भी हम ये बात करते हैं कि कंपनी पे आउट रेशियो 100% रखेगी या रिटेंशन रेशियो 100% रखेगी या जो भी परसेंटेज आप मेंटेन करते हैं, तो वहां पे आपको ये मान के चलना है कि जो संस्था है वो एक आदर्श पूंजी बाजार में कार्य कर रही है। आदर्श पूंजी बाजार का मतलब यह है कि जब कभी भी अगर संस्था को पूंजी की आवश्यकता हो तो वो कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर या कम से कम रेट ऑफ डिविडेंड पर अपनी पूंजी की प्राप्ति बाजार से कर सके। जहां एक विनियोगकर्ता पूर्णतः अपनी पूंजी की विनियोजन के लिए स्वतंत्र है, यानी जो इन्वेस्टर्स हैं वो इजीली मार्केट में पैसा लगा लें। उसी प्रकार विनियोजन संबंधी सूचना स्वतंत्र रूप से प्राप्त हो जाती है, यानी जो विनियोजन करना चाहते हैं उनको किसी भी प्रकार की कोई इंफॉर्मेशन की आवश्यकता है तो वो इजीली उनसे प्राप्त कर लें। दूसरा, व्यवहार लागतें अनुपस्थित रहती है, यानी जब हम किसी कंपनी से हमें जो रिटर्न मिलता है, हम किसी कंपनी के अंदर पैसा विनियोजित करते हैं तो उसमें व्यवहार लागतें लगती है, फ्लॉटिंग चार्ज लगता है, दलाली लगती है, प्रिंटिंग कॉस्ट लगती है। तो इस वाली थ्योरी के अंदर हम ये मान के चलते हैं कि हमारी जो व्यवहार लागतें हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो नील है, यानी वहां पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। तीसरा पॉइंट आता है निगम कर अनुपस्थित रहते हैं, देयर इज नो कॉर्पोरेट टैक्स, यानी जब हम इन विचारधाराओं पर चलते हैं, मोदी-गिलानी-मिलर थ्योरी की बात करते हैं, तो वहां पर कॉर्पोरेट टैक्स को इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर पूंजी की लागत भी अपरिवर्तित रहती है, यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जब हम बाजार से पैसा लेंगे, जब पैसा हम प्राप्त करेंगे उस पर जो हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे करनी पड़ेगी वो भी क्या होगी, वेरिएबल नेचर की होगी, उसको भी हमें, वो भी हमारी वेरिएबल नेचर की होगी। और पांचवा पॉइंट आता है भावी अवसरों के बारे में विनियोगकर्ताओं तथा प्रबंधकों के पास समान सूचनाएं उपलब्ध हो, यानी फ्यूचर अपॉर्चुनिटी के लिए इन्वेस्टर हो या फर्म हो, दोनों के पास आपके पास इंफॉर्मेशन प्रॉपर होनी चाहिए। अब जो एमएम थ्योरीज है हमारी, जो मोदी-गिलानी थ्योरी है, तो मोदी-गिलानी थ्योरी के अंदर हम पीओ और P1 की कैलकुलेशंस करते हैं। P0 क्या होगा, प्रारंभ तथा शून्य काल में अंशों का बाजार मूल्य क्या है, यानी जब तक ऐसा कह सकते हैं बिगिनिंग ऑफ द ईयर P0 कहलाएगा और एंड ऑफ द ईयर P1 कहलाएगा। तो प्रारंभ में अंशों का बाजार मूल्य क्या है, दैट इज P0, और अंत में अंशों का बाजार मूल्य क्या है, वो P1 कहलाएगा। तो P0 P1 कैलकुलेट करने के आपको दो फॉर्मूला दिया हुआ है। P0 इज इक्वल टू देर का D1 + P1 अपॉन 1 + K। यहाँ पर जो D1 है वो अवधि के अंत में प्रति अंश लाभांश, यानी संस्था द्वारा वर्ष के अंत में एंड ऑफ द ईयर कितना लाभांश चुकाया गया, वो D1 कहलाएगा। P1 अभी अपन ने चर्चा की कि अवधि के अंत में यानी वर्ष के अंत में अंशों का बाजार मूल्य क्या होगा, उसको रिनोट करेंगे, 1 ही रहेगा। और जो K है
वो बाजार की पूंजीकरण दर कहलाएगी। यानी ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट क्या है, के इज अ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये दो फॉर्मूले आपको दे रखे हैं। ऐसे P1 का फॉर्मूला दे रखा है, उसमें भी वही है, इक्वल टू P0 को मल्टीपल करेंगे 1 प्लस के से, उसमें से D1 माइनस कर देंगे तो हमारे पास वो वैल्यू आ जाएगी। दोनों वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग। अब इस पूरी चीज को जो हमने इररिलेवेंस थ्योरी की बात की, उस इररिलेवेंस थ्योरी के अंदर हम क्वेश्चन कैसा फ्रेम होगा और क्वेश्चन का आंसर हमें कैसे देना है, कैसे हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन लिखा है ABC लिमिटेड जिस जोखिम समूह से संबंधित है उसकी पूंजीकरण की दर 10% है। यानी ABC एक जोखिम समूह है, यानी एक बिजनेसमैन है या एक बिजनेस टाइकून है जिसकी के पूंजीकरण की दर के 10% है। वर्तमान में इसके 1 लाख अंश है जो प्रति अंश 100 रुपए में बिक रहे हैं। यानी कंपनी के पास अभी 1 लाख अंश है जिसकी अभी बाजार वैल्यू कितनी है, 100 रुपए। संस्था चालू वर्ष के अंत में 6 रुपए प्रति अंश लाभांश वितरण करने के बारे में सोच रही है। यानी कंपनी ने यह भी डिसाइड किया है कि कंपनी का जो D1 होगा वो 6 रुपए होगा। प्रतिमान के आधार पर नगम के कर की अनुपस्थिति में निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपके पास कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं। पहला, वर्ष के अंत में अंश का मूल्य क्या होगा यदि लाभांश वितरित नहीं किया जाए, यानी व्हेन वी आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटिंग द डिविडेंड, तो व्हाट वैल्यू ऑफ द शेयर एट द एंड ऑफ द ईयर। सेकंड, बाजार मूल्य क्या होगा यदि लाभांश वितरित किया जाए, व्हेन वी पे डिविडेंड, तो व्हाट अमाउंट ऑफ द व्हाट वैल्यू ऑफ द व्हाट मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स। और थर्ड पॉइंट जो यह मानते हुए कि फर्म लाभांश का भुगतान नहीं करती है और शुद्ध आय 10 लाख रुपए है तथा 20 लाख रुपए का नया विनियोग करती है, तो कितने नए अंश निर्गमित किए जाने चाहिए। ये 3 क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं। तो पहले अपन बात करते हैं कि P1 कैलकुलेट हमें करना है। P1 कैलकुलेट करते समय हमें 2 बातें ध्यान रखनी है, व्हेन वी आर नॉट प्रोवाइडिंग या वी आर नॉट पेइंग डिविडेंड और व्हेन वी आर पेइंग डिविडेंड। जब हम P0 इस प्रश्न का हल MM थ्योरी या MM मॉडल के लाभांश अप्रासंगिकता के आधार पर किया जाना है, जिसके लिए निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। तो आपको देगा P0 = P1 प्लस D1 अपॉन 1/k। हमें P0 कैलकुलेट करना है। अब P0 कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, तो P0 ऑलरेडी अवेलेबल है, सो P1 टू बी फाइंड कैलकुलेट करना हमें। D1 गिवन है 6 और के गिवन है 10%। तो लाभांश का भुगतान करने पर अगर हम लाभांश का भुगतान करते हैं तो फॉर्मूले में पुटिंग द वैल्यू हमें पुट्स करनी है। तो P0 दे रखा है 100, P1 कैलकुलेटेड नहीं है, D1 हम 6 रुपए पे करते हैं, 1 की वैल्यू 1 आएगी प्लस 10%। इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो आपके पास आंसर आ रहा है P1 = 104। यानी जो P0 आपका कितना है, 100 रुपए है। और अगर आप डिविडेंड पे नहीं करते हैं, अगर आप डिविडेंड पे करते हैं तो बाजार मूल्य कितना हो जाएगा, 104 रुपए हो जाएगा। बाजार मूल्य आपका कितना हो जाएगा, 104। 104 कैसे हुआ, क्योंकि जो P1 आ रहा है P0 100 है और P1 110 है। तो 110 में से अगर हम 6 रुपए डिविडेंड के रूप में दे देंगे तो हमारे पास जो शेयर की वैल्यू होगी वो 104 रुपए बचेगी। यही चीज लाभांश का भुगतान नहीं करने पर अगर हम पेमेंट नहीं करते हैं तो ऑब्वियसली बात है, जब आप पेमेंट नहीं करेंगे तो जो 6 रुपए आपने लेस की वो लेस नहीं करने, तो आपके पास जो वैल्यू होगी वो 110 ही रहेगी। जो वैल्यू आएगी हमारी वो कितनी होगी, 110 होगी, 110 रुपए होगी। तो इस तरीके से आपको ये देखना है कि बाजार का प्रारंभिक बाजार अंशों का बाजार मूल्य प्रारंभिक स्थिति में और अंतिम स्थिति में क्या होगा। फिर उसमें आपको ये देखना है अगर आपने डिविडेंड पे कर दिया है तो डिविडेंड पे करने के बाद या डिविडेंड पे नहीं किया है तो उस कंडीशन में क्या होगा। जैसे कि यहाँ पर आपके पास बाजार का अंतिम मूल्य 110 रुपए आ रहा है और बाजार का प्रारंभिक मूल्य 100 रुपए था। अब 100 रुपए प्रारंभिक मूल्य है और अंतिम मूल्य 110 रुपए है। अब 110 में से अगर 6 रुपए जो डिविडेंड आपको पे करना है वो अगर 6 रुपए हम पे नहीं करते हैं, 6 रुपए पे नहीं करेंगे तो बाजार मूल्य 110 ही कहलाएगा। और अगर आप डिविडेंड 6 रुपए पे कर देते हैं तो आपके 6 रुपए 110 में से लेस हो जाएंगे, तो उसके बाद आपके पास जो बाजार मूल्य आएगा वो 104 रुपए होगा। इसी प्रकार नए निर्गमित किए जाने वाले अंशों की गणना करना। आपको ये भी देखना है कि हमें कितने शेयर इश्यू किए जाएंगे, नए निर्गमित किए जाने वाले अंशों की गणना कैसे की जाएगी। तो वहां पर आप क्या करेंगे, दोनों चीजें दोनों फॉर्मेट के साथ करेंगे, डिविडेंड पे कर रहे हैं या डिविडेंड पे नहीं कर रहे हैं। तो ओवरऑल जो कंडीशन है उसमें हम ये देखेंगे नेट इनकम आपके पास दोनों ही कंडीशन में, अगर आप डिविडेंड पे करें या ना करें
दोनों ही कंडीशन में आपकी जो नेट इनकम आ रही है, फर्म की जो इनकम है वो 10 लाख रुपए है। तो आपने 10 लाख लिखा, डिविडेंड डिक्लेयर 10 लाख, और डिविडेंड नॉट डिक्लेयर तो भी 10 लाख आपकी फर्म की इनकम है। फिर आता लेस डिविडेंड पेड। अगर आपने डिविडेंड पे कर दिया 10 लाख में से, अगर आप डिविडेंड पे कर देते हैं तो 10 लाख में से 6 लाख लेस हो जाएंगे, तो आपके पास मात्र रिटेन अर्निंग बचेगी 4 लाख। ऐसे ही अगर डिविडेंड पे नहीं करते हैं, 10 लाख में 6 लाख लेस नहीं करते, तो हमारे पास रिटेन अर्निंग बचती है 10 लाख। फिर आता है न्यू इन्वेस्टमेंट। अब आप इन्वेस्टमेंट कितना करना चाहते हैं? 2 लाख रुपए का। ये यहाँ पर जो कैलकुलेशंस की है, ये 20 लाख रुपए की जगह 2 लाख लिख लिया है, 20 लाख रुपए एक्चुअल में। अब जो न्यू इन्वेस्टमेंट वो आपका 20 लाख है, पीछे क्वेश्चन में देखो आपको 20 लाख मेंशन किया हुआ है, या मिस्टेक से एक जीरो नहीं लगा है। अब आपका न्यू इन्वेस्टमेंट कितना, आप न्यू इन्वेस्टमेंट कितना चाह रहे हैं? आपका न्यू इन्वेस्टमेंट होना चाहिए 20 लाख रुपए आपको इन्वेस्टमेंट करना है। उसमें से 4 लाख आपके पास ऑलरेडी पड़े हुए, रिटर्न अर्निंग के रूप में 4 लाख पड़े हैं, तो आपको अरेंज मात्र 16 लाख रुपए ही करने हैं। ऐसे अगर डिविडेंड नॉट डिक्लेयर्ड है, तो आपके पास रिटर्न अर्निंग में कितना पड़ा है? रिटर्न अर्निंग में आपके पास 10 लाख पड़ा है, और यू नीड 20 लाख। तो हमें एक्चुअल में जो अमाउंट टू बी राइज्ड बाय इशूड ऑफ न्यू शेयर वो 10 लाख हो जाएगा। तो ओवरऑल हमें कितना पैसा चाहिए? 16 लाख, और यहाँ पे चाहिए 10 लाख जो मार्केट से हमें लेना है। बाकी का जो पैसा है 20 लाख में जो कम पड़ा, वो हम रिटर्न अर्निंग में से ले लेंगे। अब आती है कि जब डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं तो रेट आती है 104 रुपए। जब हमने डिविडेंड डिक्लेयर किया तो हमारी रेट क्या आ रही है? 104 हमारी रेट है। अब 104 रेट है और हमें रिक्वायरमेंट है 16 लाख रुपए की, तो 16 लाख डिवाइडेड बाय 104, 16 लाख डिवाइडेड बाय 104, इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 15,385 शेयर हमें इशू करने पड़ेंगे। 104 रुपए के 15,385 शेयर अगर हम इशू करते हैं तो हमारे पास 16 लाख रुपए का अरेंजमेंट होगा, और बाकी बचा जो 4 लाख है वो हमारे रिटर्न अर्निंग से लेंगे। इस तरीके से हमारे पास 20 लाख होगा, और 20 लाख से हम अपना नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। सेम चीज जब हम बात करते हैं डिविडेंड नॉट डिक्लेयर की, तो वहां पे हमारे पास जब 20 लाख की रिक्वायरमेंट है, 10 लाख रिटर्न अर्निंग में ऑलरेडी पड़ा है, तो हमें कितना चाहिए? अब 10 लाख ही चाहिए। जब 10 लाख रुपए की जरूरत है और डिविडेंड नॉट डिक्लेयर में शेयर्स की वैल्यू कितनी है, तो जब डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया तो वहां पे शेयर्स की वैल्यू आ रही है 110 रुपए। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? जो भी वैल्यू 10 लाख डिवाइडेड बाय 110 करेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी नंबर ऑफ न्यू शेयर्स की होगी 9091। ठीक है, तो दो वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। न्यू शेयर टू बी इशूड 15,385 व्हेन डिविडेंड डिक्लेयर्ड, और व्हेन डिविडेंड नॉट डिक्लेयर्ड देन 9091, 9091 इक्विटी शेयर टू बी इशूड। तो ये दो, इस तरीके से हम अपने कितने न्यू शेयर आपको इशू करने हैं उसकी कैलकुलेशंस करेंगे। सूत्र की सहायता से इसकी भी गणना की जा सकती है। एक एन जो दे रखा है, अगर हम टेबल नहीं बनाए, अगर आप टेबल नहीं बनाते हैं तो टेबल नहीं बनाकर भी आप एक फॉर्मूले से भी नंबर ऑफ शेयर्स की कैलकुलेशंस कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो बहुत आसान है। यहाँ लिखा है डेल्टा एन, डेल्टा एन का मतलब होता है नंबर ऑफ शेयर्स, इजिकल टू आपको लेना है आपका प्रपोजल कितना है, 1 माइनस ब्रैकेट ई माइनस एन डी1 अपॉन T1। आपको ये देखना है कि आपका जो नंबर ऑफ शेयर आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेशंस करनी है। ई क्या है? अर्निंग ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द पीरियड आफ्टर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो यहाँ पर ई एक कंडीशन में 4 लाख है, एक कंडीशन में 10 लाख है। ई जो आपके पास रिटर्न अर्निंग पड़ा होगा वो। पी जो है टोटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट इज 20 लाख, यहाँ पे 2 लाख कर दिया इन्होंने, यहाँ पे आएगा 20 लाख। और एन नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, वो है आपका 1 लाख। तो आपको वैसे ये फॉर्मूला तो दे रखा है, बट बिना फॉर्मूला के भी हम सीधी कैलकुलेशंस कर सकते हैं कि हमारे पास टोटल प्रॉफिट, हमें रिक्वायरमेंट कितना है 20 लाख का, उसमें से रिटर्न अर्निंग कितना पड़ा है हमारे पास, तो रिटर्न अर्निंग हमारे पास 4 लाख पड़ा था जो टेबल में आपको लिखा हुआ था 4 लाख रुपीज। तो 20 लाख में से 4 लाख हम क्या करेंगे? लेस कर देंगे, तो बच्चा कितना हमारे पास 16 लाख। और वहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स, आपके पास शेयर्स की वैल्यू कितनी आ रही है? 104 आ रही है, तो 16 लाख डिवाइडेड बाय 104 किया तो हमारे पास जो आएगा 15,385 नंबर ऑफ शेयर्स की जरूरत हमें पड़ेगी। सेम चीज जब डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया हो,
जब लाभांश का भुगतान नहीं किया तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, जब लाभांश का भुगतान नहीं किया तो 20 लाख माइनस 10 लाख, क्योंकि आपके पास रिटर्न अर्निंग में कितना पड़ा है, 10 लाख ही पड़ा है। तो 20 लाख में 10 तो आपके पास पड़ा है, 10 हम वहां से ले लेंगे, बचा कितना 10 लाख। तो 10 लाख को हम जब डिवाइड करेंगे तो वहां पे हम जो प्राइस लेंगे, शेयर्स की वैल्यू लेंगे, वो 110 लेंगे, 110 रुपए। तो 10 लाख अपॉन 110, तो वहां पे आंसर आता है या नंबर ऑफ शेयर्स आते हैं 9091। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स है, इतनी इसकी हमें जरूरत पड़ेगी, वो हमें मार्केट से लेने पड़ेंगे 9091 एट द रेट ऑफ 110 या 15385 एट द रेट ऑफ 104। तो यहाँ पर जो हमने बात की है इस पूरी थ्योरी की अगर हम बात करें या पूरी डिविडेंड पॉलिसी की अगर हम बात करें, तो जो डिविडेंड पॉलिसी के अंदर यही कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है कि दो तरह की प्रमेय अवेलेबल है। पहली जो प्रमेय थी वो प्रासंगिक प्रमेय कहलाती है, और दूसरी जो प्रमेय है वो हमारी अप्रासंगिक प्रमेय कहलाती है। प्रासंगिक प्रमेय के अंदर हमने चर्चा की कि आपके द्वारा जो डिविडेंड पॉलिसी बनाई जाती है, आपके फर्म के द्वारा जो भी डिविडेंड पॉलिसी बनाई जाएगी, उस डिविडेंड पॉलिसी का आपके अंशों के बाजार मूल्य पर प्रभाव पड़ता है, यानी एक दूसरे से क्या है, रिलीवेंट है। अब रिलीवेंट कैसे है, तो वो अपन ने बात की थी ग्रोथ फर्म। आपको देखना होगा कि आपकी जो फर्म है ग्रोथ फर्म है, बैलेंस फर्म है या डिक्लाइन फर्म है। अगर ग्रोथ फर्म है तो उस पर अपन ने चर्चा की कि ग्रोथ फर्म के अंदर क्या होगा, जैसे जैसे आप पे आउट रेशो बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपके शेयर की वैल्यू क्या होगी, डाउन होगी ग्रोथ फर्म के अंदर। यानी ग्रोथ फर्म के अंदर पे आउट रेशो और मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर दोनों के बीच में उल्टा संबंध होता है, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। यानी पे आउट रेशो बढ़ेगा तो मार्केट वैल्यू कम होगी, पे आउट रेशो घटेगा तो मार्केट वैल्यू बढ़ेगी ग्रोथ फर्म में। ऐसे बैलेंस फर्म के अंदर बात की तो बैलेंस फर्म के अंदर पे आउट रेशो या रिटेंशन रेशियो दोनों में जो भी चेंजेस करेंगे उसका बाजार मूल्य पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपकी जो वैल्यू ऑफ फर्म है या वैल्यू ऑफ द शेयर से इट विल बी इक्वल एट द ऑल कंडीशंस। और थर्ड कंडीशन जो है हमने बात की डिक्लाइन कंडीशन के अंदर, तो वहां पे पे आउट रेशो और आपके बाजार मूल्य में सीधा संबंध होता है। जैसे जैसे आप पे आउट रेशो ज्यादा देंगे वैसे वैसे बाजार मूल्य भी क्या होगा, बढ़ेगा, और जैसे जैसे पे आउट रेशो आप कम करेंगे वैसे बाजार मूल्य भी कम होगा। तो वहां पर कहीं ना कहीं ये चीज क्लियर हो रही है कि पे आउट रेशो में परिवर्तन से या रिटेंशन रेशो में परिवर्तन से आपके अंशों के बाजार मूल्य पे प्रभाव पड़ रहा है। इट मींस दैट इज अ रिलीवेंस थ्योरी। दूसरी थ्योरी जो हमने बात की वहां पर हमने वॉल्टर और गॉर्डन फॉर्मूला के बारे में चर्चा की। यहाँ जो हम बात कर रहे हैं इस रिलीवेंस थ्योरी के अंदर, जहां पर ये क्लियर लिखा है कि अप्रासंगिकता प्रमेय के अंदर कि आपके लाभांश नीति का आपके अंशों के बाजार मूल्य पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसा कि अपन ने छोटे छोटे एग्जाम्पल में पढ़ा था, मैंने वहां पे एग्जाम्पल लिया था, 2 रुपए वाला एग्जाम्पल लिया कि कंपनी का 2 रुपए डिविडेंड 20,000 रुपए है, कंपनी पूरा रिटर्न कर लेती है तो आपका नेट वर्थ होती है 1,20,000 डिवाइड बाय 10,000 तो भी 12 रुपए आएगा। और कंपनी 2 रुपए पूरा डिविडेंड के रूप में दे देती है तो कंपनी के पास वही 10 रुपए के शेयर्स है और 2 रुपए डिविडेंड में दिया तो 10 + 2 12 रुपए होंगे। यानी ओवरऑल कंपनी के बाजार मूल्य पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये मोदी मिलर थ्योरी कहती है। तो बाय द मिलर थ्योरी के अंदर कुछ एजम्पशंस के अकॉर्डिंग जब हम ये कैलकुलेट करते हैं वैल्यू ऑफ द फर्म या वैल्यू ऑफ बाजार वैल्यू ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर कैलकुलेट करते हैं, तो वहां पे हमें कुछ लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए उनकी कैलकुलेशंस करनी है। जब आप कैलकुलेशंस करेंगे वहां भी 2 बात ध्यान रखनी है कि आपने डिविडेंड पे किया या नहीं किया। जैसे यहाँ पर अंशों का बाजार मूल्य 100 रुपए था 100 रुपए जो आपका बाजार मूल्य था, अंशों का बाजार मूल्य जो 100 रुपए दिखाया गया था, और एंड ऑफ द ईयर वो 110 रुपए हो गए और 6 रुपए हमारा डिविडेंड है। तो अगर आप डिविडेंड पे करते हो तो उसकी वैल्यू 104 है और डिविडेंड पे नहीं करोगे तो उसकी वैल्यू 110 के बराबर होगी। तो ये पूरा डिविडेंड पॉलिसी वाला एक चैप्टर है। इसमें क्वेश्चन आता है 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इसका सीधा, जिसमें आपको क्या दे रखा होगा, 3 चीजें अवेलेबल होगी, जिसमें आपको रिटेन अर्निंग ऑफ द कंपनी, मार्केट या कॉस्ट ऑफ कैपिटल जिसको हम कहते हैं वो गिवन होगा, और एक ईपीएस गिवन होगा। 3 वैल्यू गिवन होगी, ईपीएस, के और आर कंपनी की रिटर्न है, के मार्केट का रिटर्न है जिसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं, और ई फॉर ईपीएस है जो कंपनी ने ईपीएस कमाया। ये तीनों इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल होगी। इस इन्फॉर्मेशन के आधार पे आप ये चयन कर लें कि आपकी फर्म ग्रोथ फर्म है, बैलेंस फर्म है या डिक्लाइन फर्म। ग्रोथ फर्म कब होगी, जब कंपनी का आर मोर देन हो के से। जब कंपनी का आर के इक्वल है तो बैलेंस फर्म कहलाएगी। और सेम चीज जब आपकी बैलेंस आर इज लेस देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, के से छोटा है आर, तो वो आपकी डिक्लाइन फर्म कहलाएगी। तीनों कैटेगरी के आधार पर आपको देखना है कि आप
आपका डिसीजन क्या होगा, कैसे इसकी कैलकुलेशंस करनी है। आपको 3 क्वेश्चंस किया है, तीनों इन्फॉर्मेशन